हेलो बच्चों, आज हिंदी व्याकरण के इस भाग में हम विशेषण के विषय में जानेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, इस बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि विशेषण कहते किसे हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मुझे काले मोजे लाकर दो, वह आदमी बूढ़ा है, राधा की चाची मोटी है, वह नदी गहरी है। बच्चों, यहाँ पर जो नीले अक्षर से अंकित किए गए शब्द हैं वो हैं काले, बूढ़ा, मोटी व गहरी, जो कि विशेषण हैं, तथा मोजे, आदमी, चाची, नदी विशेष्य हैं। अब विशेष्य क्या होते हैं बच्चों? हम संज्ञा व सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। इस तरह से विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। बच्चों, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। कुछ लोग व्यक्तिवाचक विशेषण को इसका 5वां भेद मानते हैं, लेकिन ये भेद मान्य नहीं है क्योंकि ये गुणवाचक विशेषण के अंदर ही समाहित माना जाता है। अब इसके सबसे पहले प्रकार गुणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, काल, स्थान, दशा, आकार, दोष, अवस्था, स्वाद आदि का बोध कराने वाले विशेषण शब्द क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे कि सीमा की साड़ी नीली है। जो नीली है वो क्या है? एक रंग विशेषण या रंग का गुण बता रहा है। किसका? साड़ी का, क्योंकि साड़ी यहाँ पर क्या है? विशेष्य। तो इसलिए जो नीली शब्द है वो किसके अंतर्गत आता है? गुणवाचक विशेषण के अंदर। इसी तरह से अजय सबसे गोरा लड़का है, तो यहाँ पर अजय की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि वो गोरा लड़का है। और अजय कौन है? विशेष्य, एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द। तो इस तरह से गुणवाचक विशेषण जो कि उसके गुण, रंग, काल, दशा, आकार, दोष, अवस्था आदि का बोध करवाएं, वो विशेषण शब्द हमें क्या कहते हैं? हमने गुणवाचक विशेषण। बच्चों, कुछ गुणवाचक विशेषणों की सरणी यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे कि कुछ गुण बोधक होते हैं, दोष बोधक होते हैं, स्थान बोधक, रूप बोधक, अवस्था बोधक, आकार बोधक, दशा बोधक, गंध बोधक, दिशा बोधक, स्पर्श बोधक और स्थिति बोधक। इन्हीं के आधार पर जैसे कि गुण बोधक होते हैं भोला, ईमानदार, बुद्धिमान आदि। दोष बोधक होते हैं मक्कार, बुरा, बेईमान, आलसी। और स्थान बोधक जैसे चीनी, ग्रामीण, शहरी, पंजाबी। रूप बोधक गोरा, काला, आकर्षक, मधुर, सरस आदि। अवस्था बोधक बूढ़ा, जवान, बलवान, कमज़ोर। आकार बोधक जो आकार को बताएं, जैसे गोला, गोल, लंबा, चौड़ा, तिकोना, मोटा आदि। दशा बोधक जो दशा को बताते हैं, बीमार, निरोगी, रोगी आदि। और जो गंध को बताएं तो गंध बोधक गंधहीन, खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित। जो दिशा को बताएं वो पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, बाहरी दिशा बोधक शब्द। जो स्पर्श को बताएं वो जैसे मुलायम, कठोर, सख्त स्पर्श बोधक शब्द हैं। इसी तरह से जो स्थिति को बताते हैं जैसे पिछला, अग्रा, ऊपरी आदि, ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। अब इसका दूसरा प्रकार है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण अपने विशेष्य मतलब संज्ञा या सर्वनाम। हमने पहले ही आपको बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम को ही हम विशेष्य कहते हैं। तो जो विशेषण अपने विशेष्य, संज्ञा, सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? संख्यावाची विशेषण। जैसे उनके पास 2 स्कूटर हैं, सभा में हजारों लोग हैं। तो यहाँ पर स्कूटर की संख्या कितनी बताई गई है? 2। और यहाँ पर सभा में लोगों की संख्या कितनी बताई गई है? हजारों। तो ये दोनों शब्द 2 और हजारों संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आते हैं। संख्यावाची विशेषण बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाची विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्यावाची विशेषण जैसे ही नाम से ही आधारित हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि निश्चित संख्या जो कि विशेष्य की संख्या, विशेष्य मतलब संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करवाएं, वो शब्द निश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, निश्चित संख्यावाची विशेषण के भी 5 भेद होते हैं। पहला है क्रमवाचक। क्रमवाचक किसे कहते हैं? किसी पंक्ति या क्रम का बोध करवाने वाले शब्दों को हम
क्रमवाचक कहते हैं, जैसे कि दूसरी गली, पांचवी मंजिल, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इस तरह से जो क्रम का बोध करवाते हैं वो वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रमवाचक विशेषण। दूसरा प्रकार है गणनावाचक विशेषण। वस्तुओं व प्राणियों की गिनती का बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? गणनावाचक विशेषण, जैसे 4 केले, 6 संतरे। तीसरा प्रकार है समुदायवाचक विशेषण। समूह की संख्या का बोध करवाने वाले, जब कोई समूह में लोग हैं या कोई स्थिति है उसका बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुदायवाचक विशेषण, जैसे चारों मित्र, 8वीं कक्षा आदि। चौथा प्रकार है इसका आवृत्ति सूचक। गुणात्मकता का बोध कराने वाले क्या कहलाते हैं? आवृत्ति सूचक विशेषण, कि उसमें कितना गुण है, कि अजय को 4 गुना लाभ हुआ, तो इसका क्या गुण हुआ कि लाभ कितना गुना हुआ, उसे 4 गुना लाभ हुआ। इसी तरह पावनी की उम्र मुझसे 2 गुनी है, यहाँ पर उसकी गुणात्मकता क्या बताई जा रही है कि उसकी उम्र कितनी है? 2 गुनी। तो ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? आवृत्ति सूचक विशेषण के अंतर्गत। तीसरा इसका 5वां प्रकार है प्रतीकवाचक विशेषण। वस्तुओं या व्यक्तियों आदि की अलग अलग संख्या का बोध करवाने वाले शब्दों को प्रतीकवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रतीक आदि। इसका दूसरा प्रकार होता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण अपने विशेष्य, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते। बच्चों, जैसे कि निश्चित संख्यावाची विशेषण निश्चित संख्या का बोध करवाते थे, लेकिन अनिश्चित संख्यावाची जो विशेषण होते हैं वो अपने विशेष्य की, विशेष्य क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते, उन्हें नहीं बताते। जैसे कि यहाँ पर 2 उदाहरण प्रस्तुत हैं। कुछ तो पढ़ लो। अब कुछ शब्द कुछ तो पढ़ लो में क्या पढ़ लो, कितना पढ़ लो स्पष्ट नहीं है। इसी तरह से मुझे 5-10 रुपये दे दो। अब 5 रुपये दे दो कि 10 रुपये दे दो, तो ये निश्चित संख्या का बोध ये शब्द नहीं करवा रहे। तो इस कारण से ये कौन सा विशेषण हुआ? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। विशेषणों का तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे विशेषण जो अपने विशेष्य, संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल का बोध करवाते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया जाए कि जो संख्यावाची विशेषण होते हैं वो अपने विशेष्य, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं, लेकिन जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं वो अपने विशेष्य, संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल का बोध करवाते हैं। जैसे 5 किलो तेल मंगा लो। अब जो यहाँ पे 5 संख्या है वो किसका? एक निश्चित संख्या का या निश्चित तोल का, संख्या नहीं तोल का बोध करवा रही है। तो ये कौन से हैं? परिमाणवाचक विशेषण। अब ये परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। जिस तरह से संख्यावाची विशेषण 2 प्रकार के थे, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची, इसी तरह से जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्या परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहले जानते हैं कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण अपने विशेष्य, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध करवाएं, उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 बाल्टी, 5 लीटर। यहाँ पर निश्चित संख्या का या निश्चित परिमाण का, नाप का बोध करवाया जा रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा प्रकार है इसका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष्य, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं करवाते, उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे कुछ कपड़े उसे भी दे दो, भिखारी को थोड़ा भोजन दे दो। अब कुछ और थोड़ा परिमाण को नहीं बता रहे हैं कि कुछ में कितना और थोड़े में कितना। थोड़ा भोजन दे दो तो कितना भोजन दे दो, यहाँ पे परिमाण निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसका चौथा प्रकार होता है सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताएं, उसे हम क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह मेरी बहन है, किसी विद्यार्थी ने यह मेज तोड़ दी। बच्चों, यहाँ मेरी और यह कौन से शब्द हैं? सर्वनाम, लेकिन यह सर्वनाम संज्ञा से पहले आए हैं। जैसे बहन से पहले और मेज से पहले यह,
तो उसकी ये विशेषता बता रहे हैं, जिससे मेरी, कि यह मेरी बहन है और किसी विद्यार्थी ने यह मेज तोड़ दी। एक पर्टिकुलर, एक निश्चित मेज के बारे में उसकी विशेषता यह शब्द बता रहा है, तो ये कौन सा विशेषण हुआ? सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, विशेषणों में एक और जानने की चीज़ है, वो है प्रविशेषण। अब प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण विशेषणों की भी विशेषता बताएं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राकेश बहुत चालाक है, यहाँ पे जो चालाक शब्द है वो तो एक विशेषण है, लेकिन बहुत चालाक का भी उसकी विशेषता बता रहा है कि राकेश कितना चालाक है, कि बहुत चालाक है। तो वो जो बहुत शब्द है वो कैसा है? प्रविशेषण शब्द है। इसी तरह से हल्का हरा सूट पहनो, यहाँ पे जो हरा है वो विशेषण है, लेकिन हरा की भी विशेषता कौन बता रहा है? हल्का शब्द। तो वो कौन सा शब्द हुआ? प्रविशेषण। इसी तरह से गहरा लाल गुलाब देखो, यहाँ पे जो लाल है वो विशेषण शब्द है और जो गहरा है वो है प्रविशेषण। अब विशेषणों की तुलनावस्था के बारे में जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं, जिसे आप लोगों ने इंग्लिश में भी कई बार पढ़ा है। ये होता क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों या अवगुणों में तुलना की जाए, तो जिस आधार पर ये तुलना की जाती है उसी आधार को विशेषण की तुलनावस्था कहा जाता है। और इस प्रकार इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहले जानते हैं मूलावस्था मतलब पॉजिटिव डिग्री के बारे में। इस अवस्था में विशेषण शब्दों का सामान्य रूप प्रयुक्त होता है, मतलब विशेषता के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता या किसी एक व्यक्ति की विशेषता के बारे में ही बताया जाता है। जैसे सीमा सुंदर लड़की है, गीता की मधुर आवाज़ नहीं है, यहाँ पे कोई किसी की तरह से तुलना नहीं की जाती, किसी एक ही व्यक्ति के बारे में उसकी विशेषता का उल्लेख किया जाता है, वो कहलाती है पॉजिटिव डिग्री या फिर मूलावस्था। इसका दूसरा प्रकार है उत्तरावस्था मतलब कंपैरेटिव डिग्री। इस अवस्था में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों में अधिकतर व निम्नतर की तुलना की जाती है। जैसे उत्तरावस्था में क्या होता है कि यहाँ पर जब विशेषता तो बताई जाती है, लेकिन एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना के रूप में बताई जाती है, तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? उत्तरावस्था या फिर कंपैरेटिव डिग्री। जैसे संजय श्याम से लघुतर है, राधा सुषमा से अधिक सुंदर है। यहाँ पे 2 लोगों के बारे में विशेषता बताई जा रही है। जैसे दूसरा उदाहरण है कि राधा सुषमा से अधिक सुंदर है, कि जो राधा है वो सुषमा से अधिक सुंदर है, उन दोनों की सुंदरता से तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री। इसका तीसरा प्रकार है उत्तमावस्था। इस अवस्था में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं व स्थानों में से किसी एक को सर्वाधिक विशिष्ट व सर्वाधिक निम्नतर बताया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक व्यक्ति की तुलना 2 व्यक्तियों से, 3 व्यक्तियों से या किसी समूह से करी जाती है, लेकिन उससे उस व्यक्ति को या तो निम्नतर बताया जाता है या फिर उसे उच्चतर बताया जाता है। तो उस वाली अवस्था को क्या बोला जाता है? उत्तमा अवस्था। जैसे विद्यालय का सर्वोत्तम छात्र दीपक है। इसमें विद्यालय में बहुत सारे छात्र होते हैं, लेकिन दीपक को सर्वोत्तम छात्र बताया गया है, मतलब उसकी जो विशिष्टता है वो सर्वाधिक विशिष्ट उसे बताया जा रहा है यहाँ पर। इसी तरह से राम ने परीक्षा में उच्चतम श्रेणी प्राप्त की। इस तरह से ही राम की जो विशिष्टता है कि उसने उच्चतम श्रेणी में अंक प्राप्त किए बताया जा रहा है, इसलिए इसमें भी कौन सी अवस्था हुई? उत्तमा अवस्था। बच्चों, यहाँ पर आपकी एक सरणी दी गई है इस मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था के लिए कि किस अवस्था में हम किस तरह का शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि लघु मूलावस्था में कहेंगे तो उत्तरावस्था में लघुतर और उत्तमा अवस्था में लघुतम, अधिक अधिकतर अधिकतम, शीघ्र शीघ्रतर शीघ्रतम, निम्न निम्नतर निम्नतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतर और सुंदरतम, महान महानतर महानतम, कम कमतर कमतम, कोमल कोमलतर कोमलतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, मधुर मधुरतर मधुरतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम। बच्चों, इस सरणी को आपको पूर्ण रूप से याद करना है
और इसे कंठस्थ भी करना है।